नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर। मैं हूं आंचल, जहां हम हाजिर हैं आपके लिए आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच लेकर, जहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद होते हैं रिपोर्टर और हम सत्य और तथ्य की पड़ताल के साथ आपको खबर के हर पहलू से करवाते हैं रूबरू। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स की तरफ। तो मिर्जापुर का बदलने वाला है नाम। किस तरह से ये नाम बदलेगा और आखिरकार क्यों इस पर विवाद हो रहा है, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही साथ दूसरी खबर की अगर बात की जाए तो कैसे श्रीलंका के लिए मददगार साबित हो रहा है भारत और सागर बंधु ऑपरेशन इस वक्त अपनी चरम सीमा पर है, इस पर भी होगी बात न्यूज पंच में। साथ ही एलन मस्क के बयान ने कैसे अब इंडियन टैलेंट के जलवे को बरकरार रखा है और कैसे आउटसोर्सिंग को लेकर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, इस पर भी करेंगे तफसील से चर्चा। लेकिन सबसे पहले न्यूज पंच में बात आगे जाने की अगर हम करें, उससे पहले एलन मस्क ने H-1B वीजा प्रणाली को कैसे वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिहाज से बताया कि टैलेंट का जो पावर हाउस इंडिया के पास है उसी का फायदा अमेरिकन कंपनीज को हो रहा है और इसीलिए वहां की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें हम डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद लगाते हैं आने वाले सालों में। तो ये तीनों खबरें हम आपके लिए ट्रैक कर रहे हैं न्यूज पंच में, जहां मिर्जापुर के नाम बदलने की बात की जा रही है। तो आखिरकार शुरुआत करते हैं इसी बड़ी खबर को लेकर। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में अब तक कई जिलों के नाम बदल दिए गए। अब फैजाबाद को अयोध्या और इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, जिले के नाम बदलने के बाद शहर की तस्वीर और तस्वीर भी बदल जाती है। इन जिलों में तेजी से विकास का काम होता है। इसी क्रम में अब मिर्जापुर जिले का नाम भी बदलने की बात सामने आ रही है। मिर्जापुर जिले का नाम विंध्याचल धाम करने पर सहमति बनी है। आपको बताएं कि लंबे समय से मिर्जापुर वेब सीरीज बनने के बाद से ही जिसका जो नाम है उसे बदलने की मांग तेजी से उठ रही थी। तो मिर्जापुर का नाम बदलेगा। बैठक में विंध्याचल नाम पर सहमति बनी है और जो मुख्यमंत्री हैं उनको प्रस्ताव भेजा जाएगा। लेकिन संत समाज की भी कुछ मांगे हैं, वो करेंगे आपके साथ साझा। तो आइए समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। तो मिर्जापुर जिले का नाम अब जल्द बदलेगी योगी सरकार, जिसमें सरकार जिले के नाम को बदलने पर विचार कर रही है। मिर्जापुर का नाम विंध्याचल रखने को लेकर लगातार मांग उठ रही, क्योंकि मां विंध्या के आंचल में बसा हुआ है मिर्जापुर और जिला प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक में इस पर आम सहमति बनी है। जनपद का नाम विंध्याचल धाम करने पर सहमति जताई गई। जल्द ही मुख्यमंत्री को एक मसौदा यानी कि प्रस्ताव भेजा जाएगा और मिर्जापुर का नाम विंध्याचल धाम चाहती है भाजपा और वहीं संत समाज गिरजापुर करने की मांग कर रहा है। यानी कि यहाँ पर भी संत समाज की मांग कुछ और है। कुछ आपको हम सुनवाते हैं आवाज़, यानी कि कुछ बाइट सुनवाते हैं आखिरकार किस तरह से इस पर सहमति बनी और इस पूरे मामले को लेकर जो रत्नाकर मिश्रा हैं नगर विधायक, उनका क्या कहना है, श्याम सुंदर केसी जो कि अध्यक्ष नगर पालिका मिर्जापुर के, उनका क्या कहना है। ये दोनों बातें पहले आपको सुनवाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आपको लिए चलते हैं लोकसभा, जो यहाँ पर इस वक्त निर्मला सीतारमण मणिपुर बिल पर बोल रही हैं। Unnecessary disputes on when tax becomes payable. The wording plant or machinery is being clarified to plant and machinery and remove ambiguity for taxpayers while claiming input tax credit. This correction is being applied retrospectively from 1st July 2017 to settle past disputes as well. When a supplier issues a credit note to reduce the tax originally charged, the recipient will now be clearly required to reverse the corresponding input tax credit if already taken. This ensures symmetry and reduces interpretation issues. A 10% pre-deposit will be required for appeals
before the appellate authority or the appellate tribunal, even in cases where only the penalty is being challenged. This keeps the appeal, the entire process of appeal, consistent and discourages frivolous litigation. And finally, sir, when the goods kept in a SEZ or a free trade zone or a free trade warehousing zone are sold before being taken out of that zone, such transactions will now be treated as neither a supply of goods nor a supply of services, providing clarity and avoiding unintended tax implications. Now, all these amendments were carried out in the Central GST Act for providing certainty to taxpayers and enhance the ease of compliance and the ease of living for taxpayers and businesses. It is important, therefore, sir, that these amendments are carried out in the Manipur State GST Act as well, so that taxpayers in Manipur also benefit from these changes. And that is why I request the House to kindly take it up and pass it. Thank you very much. माननीय श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी। Sir, the house is not in order. श्री शशांक मणि। तो आप सुन रहे थे मणिपुर बिल पर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का यहाँ संबोधन, जो लोकसभा में बोल रही थी, और वहाँ पर उन्होंने टैक्स पेयर्स का भी जिक्र किया। और वापस अब लौटते हैं हम न्यूज़ पंच में अपने कार्यक्रम पर, जहाँ पर मिर्ज़ापुर के नाम बदलने पर हम चर्चा कर रहे थे और आखिरकार वहाँ पर क्या कहना है लोगों का, आइए आपको वो सुनवाते हैं। सबसे पहले बने हैं तब से मेरा मांग है कि मिर्जापुर का नाम बदलकर विंध्य धाम कर दिया जाए या विंध्याचल धाम कर दिया जाए। हमारे फेसबुक में देखेंगे जो फोल्डिंग लगाते हैं तो उसमें विंध्य धाम के ही नाम से हम लगाते हैं, कोष्टक में मिर्जापुर करते हैं। मिर्जापुर अगर नाम देखा जाए तो बाहर कोई नहीं जानता। माँ विंध्यवासिनी के नाम से, विंध्याचल के नाम से देश विदेश में हर लोगों को जानकारी रहता है कि विंध्याचल जाना है। मिर्जापुर का अपना इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है। मिर्जापुर गजेटियर में भी मिर्जापुर के नाम से पिछले 800 वर्षों का उसमें दिया। ये इसे करके या तो विंध्यधाम माँ विंध्यवासिनी आदिशक्ति जगदम्बा, कई पुराणों में भी यहाँ का उल्लेख है विंध्य पर्वत का। विंध्य से हमारी पहचान है, माँ विंध्यवासिनी से मिर्जापुर की पहचान है। तो हम लोग ने मांग किया है कि इसका नाम बदल के गिरजापुर विंध्यधाम विंध्य नगरी जो शासन के इंसाफ किया गया। तो आपने सुना कि आखिरकार वहाँ पर लोगों का क्या कहना है। और वहीं मिर्ज़ापुर की अगर हम बात की जाए तो इसके नाम बदलने पर भी मतभेद सामने आ रहा है कि आखिरकार इस पर क्या विवाद है, आइए आपको वो भी समझाते हैं। तो मिर्ज़ापुर नाम को लेकर जिले में विवाद जारी है। रेलवे स्टेशन मिर्ज़ापुर अभिलेखों में लिखा गया मीरजापुर और बैठक में जिले का नाम जो है वो विंध्याचल धाम प्रस्तावित किया गया। यानी कि रेलवे स्टेशन में जो अभिलेख है उसमें भी अलग नाम है, लेकिन जो नाम प्रस्तावित बैठक में किया गया वो विंध्याचल है। और वहीं बैठक में विधायकों के साथ साथ एमएलसी और अधिकारी जो थे वो मौजूद रहे। गेजेटियर में मिर्ज़ापुर का पुराना नाम मीरजापुर लक्ष्मी का नगर माना जाता है और मीरजापुर का अर्थ है राजा बन्नार ने, अगर हम क्षेत्र की बात करें तो गिरजापुर दिया था ये नाम। बूढ़े नाथ मंदिर में गिरजापुर का प्रमाण जो है वो अंकित है। यानी कि इसको लेकर भी दो अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं, जहां पर संत समाज इसे कोई और नाम देना चाहता है और वहीं जो सहमति बनी है वो विंध्याचल धाम को लेकर बनी है। यानी कि गिरजापुर के प्रमाण, यानी कि इसका नाम गिरजापुर था पहले मिर्ज़ापुर का, इसको लेकर भी प्रमाण अंकित हैं। और जैसे कि हमने खबर की शुरुआत में ये बताया था कि आखिरकार जब जिलों के नाम बदले गए तो उनकी आर्थिक तरक्की के रास्ते भी खुले। और अगर हम पूरे मिर्ज़ापुर का जिक्र करें तो वहाँ पर भी अभी आर्थिक सशक्तिकरण आना है। बात करते हैं रामेंद्र सिंह से। रामेंद्र, सवाल ये कि आखिरकार मिर्ज़ापुर के नाम बदलने पर पूरा विवाद क्या है वो समझेंगे आपसे, और सहमति जो बनी है आम, उसको लेकर कब तक प्रस्ताव भेजा जाएगा मुख्यमंत्री के पास? देखिए अचल जी, जो प्रधानमंत्री जब अपने मन से कहते हैं, योगी आदित्यनाथ अपने मन से कहते हैं कि गुलामी की जो तस्वीरें हैं उनसे ऊपर उठने की जरूरत है, गुलामी की मानसिकता उसको छोड़ के आगे बढ़ने की जरूरत है।
तो नाम बदलने की प्रक्रिया उसी का हिस्सा है। ये जो प्रस्ताव है वो ऑलरेडी पारित किया गया और शासन को भेजा जाएगा। उम्मीद है कि 1-2 दिन में ये प्रस्ताव शासन को चला जाएगा, क्योंकि जो प्रस्ताव को तैयार किया गया उसमें पूरी सहमति थी, तो उसको लेकर के। दूसरी बात आंचल बता दें कि जो विंध्याचल को नहीं जानते हैं, विंध्याचल कॉरिडोर शानदार बना है और जहां 1000 लोग आते थे वहां लाखों लोग प्रतिदिन जा रहे हैं। यानी जो ग्रोथ है मिर्जापुर की वो अपने आप बड़ी हो रही। जो प्रयागराज आएंगे, जो काशी आते हैं, जो अयोध्या आते हैं, वो मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन करने जाते हैं। तो एक व्यवसायिक बड़ा हब, एक टूरिज्म का बड़ा हेड हब लग रहा है और अध्यात्म की बड़ी नगरी है ये मां विंध्यवासिनी के धाम में। पूजा अर्चना से लेकर तमाम वैवाहिक और कार्यक्रमों के लिए लोग यहाँ आते हैं। तो जैसे नाम बदला जाएगा उसकी ग्रोथ भी उसी तरह होती जैसे अयोध्या की हुई है। अयोध्या में तमाम इंडस्ट्रीज जा रही, तमाम होटल जा रहे हैं, तो वो भी आएगा। तो अभी तक जो छोटे छोटे विवादों को छोड़ दिया जाए तो मोटा मोटा तय है कि मां विंध्यवासिनी के नाम पर इस जिले का नाम होगा आने वाले समय। बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वहीं अब बात करते हैं, अभी आगे बढ़ने से पहले अगर बात की जाए तो जिस तरह से रामेंद्र जानकारी दे रहे थे उसमें बात की जा रही कि लबोलुबाब ये कि कहीं ना कहीं विंध्याचल धाम ये नाम ऑलमोस्ट तय किया गया है और जिस आर्थिक सशक्तिकरण की बात मिर्जापुर को लेकर की जा रही थी उसके रास्ते भी इस नाम के बदलने से तय किए जाएंगे। और अब बात करते हैं चक्रवात दितवा से जुड़ी हुई, जो कमजोर होकर गहरे दबाव में परिवर्तित हो गया। ये तूफान फिलहाल कुडालोर से लगभग 90 किलोमीटर पूरब में, कराईकल से 130 किलोमीटर उत्तर पूर्व, पुडुचेरी में 90 किलोमीटर पूरब में केंद्रित है। ये उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों में लगभग 80 किलोमीटर दूर इसका सेंटर बताया जा रहा है। इसके उत्तरी तमिलनाडु से पुडुचेरी के जो तट है उसके समांतर लगभग उत्तर की ओर बढ़ने और कल सुबह तक और कमजोर होने की संभावना है। वहीं श्रीलंका की अगर बात की जाए तो इस साइक्लोन का कहर लगातार नजर आ रहा है और ऐसे में मददगार बना है भारत, जिसने चलाया है ऑपरेशन सागर बंधु और करीबन 400 भारतीयों को सुरक्षित निकाला है। तो सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि श्रीलंका इस साइक्लोन की स्थिति से कैसे जूझ रहा है। तो श्रीलंका प्राकृतिक आपदा की अगर बात की जाए दितवा, उससे लाखों लोग प्रभावित नजर आ रहे हैं। मरने वालों की जो संख्या है वो 334 हुई है और 370 लापता। बाढ़ भूस्खलन के चलते कई जिले अब भी कटे हुए नजर आ रहे हैं और भारत श्रीलंका की सेनाओं का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। आपस में समन्वय बिठाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। माविल अरू टैंक के पास लोगों को निकाला गया, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। फंसे हुए जो लोग हैं उन्हें हवाई मार्ग से निकाला जा रहा है और कोट माले में भी इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए। आखिरकार श्रीलंका के लिए ऑपरेशन सागर बंधु किस तरह से मददगार साबित हुआ है, तो भारत में मददगार कैसे, भारत श्रीलंका का मददगार यहां पर सामने आ रहा है। और भारत को ऑपरेशन सागर बंधु जिस तरह से जारी किया गया, पूरी कोशिश भारत की ये है कि जो राहत सामग्री की उपलब्धता है उसे सुनिश्चित कर रही है इंडियन एयरफोर्स। लगातार पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। विमान C-130J ये राहत सामग्री लेकर कोलंबो पहुंच रहा है। 4 टन भीष्म मॉड्यूलर ट्रॉमा क्यूब्स पहुंचाएगा। ये ट्रॉमा क्यूब्स जरूरी होते हैं जब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक को मजबूत करने की, क्योंकि हेल्थ हजार्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस तरह का चक्रवात किसी भी देश को अगर कमज़ोर करता है। मजबूत मोबाइल प्राइमरी हेल्थ यूनिट, यानी कि ये मोबाइल हेल्थ यूनिट्स होते हैं जिसमें आपको अगर त्वरित इलाज चाहिए तो अस्पताल ना जाने के बजाय ये जो ऑन द गो हेल्थ यूनिट्स हैं ये आपकी मदद कर पाए। भीष्म लगभग 5 टन, अगर 5 टन की हम चिकित्सा सामग्री की बात कर रहे हैं तो इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया। और वहीं एक चिकित्सा का दल, यानी जो चिकित्सक दल है वो भी श्रीलंका पहुंचा है। पैरामेडिकल फोर्स की अगर हम बात करें, हेलीकॉप्टर्स और NDRF की टीमें भी तैनात की गई है ताकि फंसे हुए यात्रियों को वापस भारत लाया जा रहा है। अब तक 400 फंसे हुए जो भारतीय हैं उन्हें सुरक्षित निकाला गया और कोलंबो के भंडार नाइके एयरपोर्ट से ये निकासी सुनिश्चित की जा रही है। कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपको बताते हैं कि आखिरकार ऑपरेशन सागर बंधु जो है वो अपने चरम पर कैसे है और इन तस्वीरों में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस सागर बंधु के ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। आप तस्वीरों से देख सकते हैं
कि कैसे मानवीय सहायता को हेलीकॉप्टर्स की मदद से इंडियन एयरफोर्स सुनिश्चित कर रही है और इंडियन एयरफोर्स तत्परता के साथ लगातार जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने की तैयारी कर रही है। और हमेशा से कभी भी किसी देश को अगर इस तरह की प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा है तो भारत ने एक सशक्त पड़ोसी होने का हमेशा उदाहरण पेश किया और यही श्रीलंका में ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार वहां पर जो लोग थे जो वापस आए उनका क्या कहना है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर। हमको एयरपोर्ट पर पता चला कि इंडियन एयरफोर्स हमें दिल्ली तक लिफ्ट कर रहा है तो हम खुशी से सामान्य रहते हैं। बहुत खुशी हुई और वी आर ऑल प्राउड ऑफ आवर इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन गवर्नमेंट। थैंक यू वेरी मच एंड वी आर रियली escaped, we are rescued from that cyclone impact. Thank you very much. बहुत बड़े मुश्किल से बाहर निकाला है। And it's a great honor and you all really मतलब और भारतीय सेना का हमें बहुत गर्व है and thank you so much and definitely भगवान करे ऐसा किसी के ऊपर इस तरह से इवैक्यूएट करने का मौका ना आए। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एयर फोर्स इज ऑलवेज विद अस। तो आप चेहरों पर खुशी देखिए उनकी, वो खुशी बता रही है कि वो किस तरह से जिस तरह भारतीय सरकार ने उन्हें जो वहाँ पर फंसे हुए भारतीय थे वापस लाने में मदद की है, उसके लिए शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं लोग। और वहीं भारत में कैसे कमज़ोर पड़ता हुआ दितवा नजर आ रहा है। कराईकल से 130 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केंद्रित है, जैसा कि हमने आपको बताया था, और भारत में इसकी कमजोरी इस बात की तस्दीक करती है कि नुकसान कम से कम पुडुचेरी की अगर बात की जाए तो उससे भी 90 किलोमीटर की दूरी पर पूरब में इसका केंद्र बताया जा रहा है। चेन्नई से भी 140 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है कि जो मेजर सिटीज़ हैं, जो जहां पर तमाम गतिविधियां होती हैं, जब हम निर्वहन की बात करते हैं, सोशल गैदरिंग्स की बात करते हैं, तो उससे दूर है। उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी के तटों से लगभग 80 किलोमीटर दूर केंद्रित बताया जा रहा है। चक्रवात के और कमज़ोर होने की संभावना है। तो ये एक सकारात्मक खबर है कि चक्रवात के और कमज़ोर होने की संभावना बताई जा रही है। कराईकल चेन्नई में भी डॉपलर वेदर रडार के माध्यम से नजर रखी जा रही है। और हमारे साथ इस पूरी खबर पर अब जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल बैस। तो विशाल, सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन सागर बंधु की। जिस तरह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया है, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि, क्योंकि जो लोग वहां से वापस आ रहे हैं भारतीय, उनके चेहरों की मुस्कान ये बात बता रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि भारत महासागर जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको फॉलो करेगा और ये रेस्क्यू मिशन आगे भी चलता रहेगा। और किसी भी तरह की कोई तकलीफ में होंगे हमारे मित्र देश तो उनकी हम मदद करेंगे। और ख़ास तौर से दितवा की जब बात करते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये आर्मी और नेवी का जॉइंट ऑपरेशन है जो चलाया जा रहा है। और नेवी के चेतक हेलीकॉप्टर्स और IL-76 और C-130 की आपने बात की, इंडियन एयरफोर्स की, तो 80 जो NDRF के लोग हैं वो वहाँ पर तैनात किए गए। 8 टन का राहत जो बचाव इक्विपमेंट है वो वहाँ पर, रेस्क्यू इक्विपमेंट्स वो वहाँ पर दिया गया है। और इसके अलावा 21 टन से ज़्यादा राहत सामग्री वहाँ पर पहुँचाई जा चुकी है। तो जाहिर सी बात है, जब हमने इतने बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशन चला रहे हैं जिसका हमने नाम दिया है सागर बंधु, तो ये भारत के लिए ना सिर्फ गर्व की बात है बल्कि उन लोगों के लिए बहुत ही राहत की बात है जो भारत को एक ऐसे नज़र से देखते हैं जो उनका बड़ा भाई भी है और उनकी हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। और जिस तरह से हम डायग्नोस्टिक किट्स की बात कर रहे हैं जिनकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा रहा है, विशाल, हम जानते हैं कि किसी भी देश में अगर ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है तो पैरामेडिकल किट्स के साथ साथ चिकित्सक दल की भी आवश्यकता है, और ये भारत ने पूरी की है ऑपरेशन सागर बंधु के जरिए। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने बात की कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स की और आपने क्यूब्स का हवाला दिया। क्यूब मतलब कि ये है पोर्टेबल है और ये नाव से पहुंचाए जा सकते हैं। और पहली बार भारत ने इस तरह के क्यूब्स दिए थे मालदीव्स के अंदर, जब प्रधानमंत्री ने मालदीव विजिट किया था। और ये क्यूब्स पूरा ऑपरेशन थिएटर भी बन सकते हैं और इसके अलावा OPD भी इनमें बनाया जा सकता है। और ख़ास बात ये है कि ये ड्रोन से भी भेजे जा सकते हैं, वाटर ड्रोन्स के ज़रिए। और जब भी इस तरह का
तूफान आता है तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि श्रीलंका भी एक आइलैंड है, मालदीव्स भी एक आइलैंड है, और अगर दूर दूर पे अगर आइलैंड्स हो तो उसमें पानी के जरिए मेडिकल एड जल्दी से जल्दी पहुंचाई जा सके, और आप वहीं पर जहां पर ज़रूरत है वहां पर आप ऑपरेशन थिएटर भी बना सकते हैं और ओपीडी भी बना सकते हैं, और ये तमाम मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ लैस होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो मददगार बनता हुआ भारत ऑपरेशन सागर बंधु के जरिए श्रीलंका जो कि साइक्लोन दितवा से निपट रहा है उसकी मदद के लिए भारत आगे आता हुआ। और आइए अब बात करते हैं एलन मस्क को लेकर, जिनका बयान जो है वो साफ तौर पर कह रहा है कि इंडिया का पावर हाउस, जब हम यूएस की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की बात करते हैं उसमें मददगार साबित हुआ है। इंडियन टैलेंट की अगर बात की जाए तो उसका ग्लोबल जलवा है जिसका डंका इस वक्त पूरे विश्व में बढ़ चढ़कर बोल रहा है। भारतीय वर्कर्स की प्रशंसा की है एलन मस्क ने। उन्होंने साफ तौर पर ये माना कि इंडियन टैलेंट का कोई सानी नहीं है और इसीलिए भारतीयों का जो वर्कफोर्स है उसने यूएस को सुपर पावर बनाया। तो आइए कि कैसे भारतीयों का ये जो वर्किंग प्रोफेशनल रवैया है, ये अप्रोच है, ये कैसे साबित हो रही है। तो दुनिया में भारतीय प्रतिभा का लोहा माना गया टेस्ला के सीईओ मस्क ने भारतीय प्रतिभा की प्रशंसा की है। एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने भारतीयों की हौसला अफजाई की, यूएस के आर्थिक विकास में भारतीयों की अहम भूमिका को उजागर किया। उन्होंने साफ तौर पर कई अहम जो टिप्पणियां हैं वो की हैं। उन्होंने कहा कि भारतीयों ने यूएस को सुपर पावर बनाया है और यूएस में विकास और नवाचार बढ़ाने में भी मदद मिली। किसकी वजह से? भारतीयों की वजह से। और यूएस को और अधिक भारतीय वर्कर्स की जरूरत है। अब भारतीय वर्कर्स की जरूरत है तो जाहिर सी बात है आपको वीजा देना होगा, लेकिन H1B वीजा पर भी बड़ा बयान एलन मस्क का सामने आया। क्या वो बड़ा बयान है, आइए आपको वो भी बताते हैं। एलन मस्क ने साफ तौर पर कहा कि जो H1B वीजा प्रोग्राम है ये वो प्रोग्राम है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स को दिया जाता है। इसके तहत आपको वीजा ग्रांट होता है अगर आपको यूएस जाना है तो। उसका गलत इस्तेमाल हुआ, यानी कि आउटसोर्सिंग कंपनीज ने क्या किया, वीजा प्रणाली का दुरुपयोग किया। और भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को मस्क की ये सलाह है कि कंपनियों में प्रतिभाशाली लोगों का होना जरूरी है। यहां पर इस वीजा प्रोसेसिंग से ज्यादा जो आउटसोर्सिंग प्रणाली है उसको ठीक करने की, दुरुस्त करने की, उसके लूपहोल्स को कम करने की जरूरत है। इस बड़ी खबर पर दीपक रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, भारतीयों का लोहा मानते हुए एलन मस्क साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हीं की प्रतिभा के बल पर यूएस बना है सुपर पावर। जी बिल्कुल, भारत की प्रतिभा का एक तरीके से उन्होंने जो व्याख्यान किया है वो कोई छोटे मोटे आदमी है नहीं। एलन मस्क को सब जानते हैं कि सीईओ हैं टेस्ला के और कितना बड़ा उनका वहाँ पर प्रभाव रहता है अमेरिका में, इस सभी को जानकारी है। ऐसे में एलन मस्क का ये बयान कि भारतीय प्रतिभा की वजह से अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है, बेहतर हुई है, तो भारत को उसके उन्होंने एक श्रेय दिया है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि साइंटिस्ट हों, चाहे वो बिजनेसमैन हों, तमाम उद्यमी जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं अमेरिका में, उसके पीछे भारतीयों का जो माइंड है वो काम कर रहा है, उसी की वजह से चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और उन्होंने कहा है कि जब उनसे एक सवाल पूछा गया इस दौरान कि क्या आपको लगता है कि अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों पर खतरा पड़ रहा है, जिसकी भारतीय लोगों की जो है शीर्ष पदों पर उनकी नियुक्ति हो रही है, तो उन्होंने सीधे कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर ऐसा माहौल फैलाया जा रहा है तो गलत है। सीधे तौर पर प्रभावशाली और जितने भी लोग हैं, खासतौर पर जो टैलेंटेड लोग हैं, उनकी कमी हमेशा रहती है, उनकी ज़रूरत हमेशा रहती है और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए अमेरिकी कंपनियां काम कर रही हैं। जहां तक बात H1B वीज़ा की थी तो उस पर भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बाइडेन शासन के दौरान इसमें कई सारी गड़बड़ियां थी, फ्री फॉर ऑल जैसी पॉलिसीज़ पर ये काम कर रहा था। तो ऐसे में सरकार को भले इसको ठीक करने की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको ख़त्म कर देना चाहिए। उसने कहा कि इससे हमारे देश में जो कि बेहतर माइंड के जो लोग आ रहे हैं, जो कि काफ़ी बेहतर काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, नासा में जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वहाँ पर भारतीयों की जो बढ़ती तादाद है, उससे देखते हुए हमें ये दिखता है कि इसको ठीक करने की ज़रूरत है, इसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी चीज़ों पर उन्होंने बात रखी है, लेकिन ये एलन मस्क की तरफ से कहा जाना है कि भारतीयों की वजह से आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है, अमेरिका का व्यापार बढ़ा है, तमाम चीज़ें जो है उन्होंने भारतीयों को इसका बड़ा श्रेय दिया है। और वहीं H1B वीज़ा के तहत जब इस पर कहीं ना कहीं सख्त आदेश अमेरिकी प्रशासन ने दिए थे तो जो तमाम वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए वो ऐसी खबर थी जो सकारात्मक नहीं थी। लेकिन इसके बाद ये बयान आना क्या जो आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया है उसको दुरुस्त बनाएगा?
जी, उनसे सीधा तौर पर सवाल पूछा गया कि जिस तरीके से इन दिनों एंटी इमिग्रेशन देखा जा रहा है अमेरिका में, इमिग्रेशन के नाम पर तमाम लोगों को भेजा जा रहा है वापस, तो उसमें उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया कि देखिए जो पुरानी खास तौर पर बाइडेन शासन के जो पिछले राष्ट्रपति थे उनकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि पिछले शासन के दौरान भले इसमें काफ़ी लूप होल्स थे, काफ़ी चीज़ें खराब थी, हर कोई घुसा चला आ रहा था, लेकिन इसको ठीक करने की ज़रूरत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको बंद कर देना चाहिए, उन्होंने ये कहा है कि ज़रूरत हमेशा अच्छे लोगों की रहती है। इसमें भी अगर इस तरह की कहानी बुनी जा रही है कि अमेरिका के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, जो बाहर के लोग आएंगे, विदेशी नागरिक आएंगे, उनको नौकरी ज़्यादा मिलेगी, तो ये भी बात गलत है। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि अच्छे जो अनुभवी लोग हैं, जिनकी जो प्रतिभावान लोग हैं, खासतौर पर भारतीयों का उन्होंने जिक्र किया, उनकी ज़रूरत हमेशा बनी रहती है। ऐसे में H1B वीज़ा को लेकर उनका ये कहना है कि इसको जो इसमें जो चीज़ें खराब है उसको ठीक करने की ज़रूरत तो है, लेकिन इसको बंद नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में जो लोग हमारे यहाँ जिनकी ज़रूरत है, जो प्रतिभावान लोगों की ज़रूरत है, वो ज़रूर आने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उससे नुकसान अमेरिका को ही होगा। बिल्कुल, पेशेवर कामगारों की जरूरत हमेशा से, और आईटी इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं उसके लिहाज से जो वर्किंग प्रोफेशनल्स भारतीय वहां पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं रेमिटेंसेस के तौर पर भारत को फायदा होता है। वहीं जिस आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की बात एलन मस्क करे उसमें भी भारतीयों का अहम योगदान है अमेरिका की आर्थिक पूरी संरचना को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आज के न्यूज़ पंच में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों को लेकर। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।